हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं चैप्टर 1 की दूसरी हेडिंग। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 की दूसरी हेडिंग है आपकी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ध्यान से आप समझिएगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो भी लिविंग वर्ल्ड्स हैं, जीव जगत हैं, उनमें बहुत सारे डाइवर्सिटी पाई जाती हैं, विभिन्नता पाई जाती हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो उनके बारे में इस हेडिंग में आपको समझाया जाएगा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में विविधता के बारे में। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इफ़ यू लुक अराउंड यू, यदि आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी लिविंग की वैरायटी आपको दिखाई देगी। यदि आप अपने चारों तरफ देखें तो आप बहुत सारे जीवों की वैरायटी को देखेंगे। बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, योर पेट्स आर अदर एनिमल एंड प्लांट्स। ये जो वैरायटीज हैं वे पॉटेड प्लांट्स हैं, ठीक है, जो गमले में उगने वाले पौधे, इंसेक्ट्स कीटों के हो सकते हैं, बर्ड्स पक्षियों के हो सकते हैं, योर पेट्स आपके पालतू जो जानवर हैं, एंड अदर एनिमल एंड प्लांट, इसके अलावा दूसरे एनिमल और प्लांट हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। और ये जो किस्में हैं, वैरायटी जो हैं, वे गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जीव हैं जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो आपके चारों तरफ हैं। तो आपके चारों तरफ ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, वे भी हमारे चारों तरफ उपस्थित हैं, पाए जा रहे हैं। इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, यदि आप अपने ऑब्जर्वेशन के एरिया को बढ़ाते हैं, जो देखने की क्षमता है, यदि आप जो है अभी तक आप अपने अगल बगल की चीजें देख रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने एरिया को बढ़ाते हैं, देखने के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, तो if you make observation the range and variety of organism that you see word increases। तो ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है, जीवों के जो अलग अलग किस्म हैं, वे बढ़ते चले जाएंगे। अलग अलग किस्मों को बड़ी संख्या आपको मिलेगी। ऑब्वियसली इफ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, यदि आप एक डेंस फॉरेस्ट में चले जाएं, एक घने जंगल में चले जाएं, you would probably see a much greater number and kind living organism in it। तो वहां पे बहुत सारे जीवों के प्रकार आपको मिलेंगे। काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट, उस जंगल में अलग अलग जीवों के आपके प्रकार मिलेंगे, अलग अलग वेराइटियां आपको मिलेंगी। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में विविधता के बारे में। इफ यू लुक अराउंड you will see a large variety of living organism, be it potted plant, insect, bird, your pets or other animals and plants। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये जो किस्में हैं, वैरायटी जो हैं, गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी और पौधे हो सकते हैं। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you। ठीक है, इसके अलावा बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास ही
होते हैं। If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would increases. यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, देखने के एरिया को बढ़ाते हैं, तो आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organism in it. ठीक है, यदि आप किसी सघन जंगल में चले जाएं, यदि आप किसी घने जंगल में चले जाएं, डेंस फॉरेस्ट में, तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई देंगी। ठीक है, ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट, उसमें जीवों की बहुत बड़ी संख्या और अनेक किस्में दिखाई देंगी। Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species. Okay. इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के जो पौधे हैं, जंतु हैं अथवा जीव हैं जो आप देखते हैं, किसी एक जाति का प्रतीक है, किसी एक स्पीसीज का सिंबल है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, जो अलग अलग प्रकार के आपने प्लांट देखा, एनिमल्स देखा और ऑर्गेनिज्म, जीव, दैट यू सी, जिसको आपने देखा है, रिप्रेजेंट ए स्पीसीज, वो सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वे सब एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, सब एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नो एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। अब तक जो ज्ञात स्पीसीज की संख्या है वो लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन, अब तक जो स्पीसीज के बारे में जानकारी है, जिनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उनकी संख्या जो है 1.7 से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी आर द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। यह जो है हमें बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। ठीक है, दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी, यह जो है जैव विविधता को रिफर करता है, आर अथवा द नंबर एंड टाइप्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ, या फिर पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं, जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। We should remember here that as we explore new area, ठीक है, हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए एंड इवन ओल्ड वंस, और पुराने, ठीक है, जैसे जैसे हम नए और पुराने जगहों पर पहुंचेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाई, नए नए ऑर्गेनिज्म जो है लगातार हमें आइडेंटिफाई होंगे, नए नए ऑर्गेनिज्म हमें लगातार मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नए जगहों पे पहुंचेंगे, यहाँ तक कि जो पुराने जगह है वहां पर भी पहुंचेंगे, हमें नए नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, नए नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। एज स्टार्टेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपको स्टार्ट में बताया गया है कि लाखों की संख्या में, ठीक है, विश्व में लाखों की संख्या में पौधे और प्राणी हैं। एंड स्टार्टेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड, विश्व में कई मिलियन प्राणी और पौधे हैं। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। ठीक है, इन प्लांट्स और एनिमल्स को हम अपने इलाके में उसके लोकल नेम से जानते हैं। ठीक है, जो लाखों की संख्या में वर्ल्ड में प्लांट्स और एनिमल पाए जा रहे हैं, उन प्लांट और एनिमल्स को हम लोकल नेम से जानते हैं, हम अपने एरिया में लोकल नेम से जानते हैं। These local name would vary from place to place, even within a country. ये जो लोकल नेम हैं
वह जगह जगह पे बदलते रहते हैं। ठीक है, किसी प्लांट का नेम आपके एरिया में यह है, फिर दूसरे एरिया में उसका नेम बदल सकता है। तो यह जो लोकल नेम है यह प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, यहाँ तक कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने पर भी नेम बदल जाते हैं। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find way and mean to talk to each other to refer to organism we are talking about. यदि हमने कोई एक ऐसी विधि नहीं निकाली, ठीक है, यदि हमने कोई एक ऐसा तरीका नहीं निकाला जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है, तो हमें कोई एक तरीका अपनाना होगा जिससे हम किसी भी जीव के बारे में चर्चा करें तो दूसरा पर्सन भी उस बारे में जानता हो। इसका एक तरीका हमें अपनाना होगा। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो वह जो है एक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। वह जो है हम उसको बारे में कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा, किस प्लांट के बारे में कहा जा रहा है वह एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए हमें एक तरीका खोजना होगा, एक मेथड खोजना होगा जिससे नेम चेंज ना हो, प्लेस टू प्लेस विद इन कंट्री नेम चेंज ना हो, उस नेम से सभी लोग उसको जाने। हमें एक तरीका ढूंढना होगा। Hence there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. प्रत्येक जीव, there is a need to standardize the naming of living organism. प्रत्येक जीव का एक स्टैंडर्ड नाम होता है, प्रत्येक जीव का एक स्टैंडर्ड नाम होता है। सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वह नाम पूरे वर्ल्ड में सब लोग उसको उसी नाम से जानते हैं। प्रत्येक जीव का एक स्टैंडर्ड नेम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे वर्ल्ड में जाना जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। इस प्रक्रिया को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा एज ए स्टार्टेड अर्लियर कि विश्व में कई मिलियन प्राणी और पौधे हैं। हम प्राणियों और पौधों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम जो हैं एक ही देश में विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, यदि हमने प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज, यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें जो शायद इससे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, hence there is a need to standardize the naming of living organism such that a particular organism is known by same name all over the world. This process is called nomenclature. प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, एक स्टैंडर्ड नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. स्पष्ट रूप से नॉमेनक्लेचर जो है तभी संभव है जब जीवों का वर्णन, जीवों का क्लासिफिकेशन सही तरीके से हो। ठीक है, हम जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन, यह पहचानना कहलाता है। वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, हम जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन, यह पहचानना कहा जाता है। तो आपने देखा प्रत्येक जीव का एक स्टैंडर्ड नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नॉमेनक्लेचर कहा जाता है, नाम पद्धति कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से नॉमेनक्लेचर तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही तरीके से हो। यहां तक कि हम यह जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है, इसे आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, पहचानना कहा जाता है। ठीक है,
In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. ठीक है? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी के सरलता में, अध्ययन को सरल करने के लिए, ठीक है, स्टडी को आसान करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, नंबर ऑफ साइंटिस्ट, अनेक वैज्ञानिकों ने हैव इस्टेब्लिश प्रोसीजर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो विश्व के सभी वैज्ञानिकों के द्वारा, विश्व के सभी जीव वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। फॉर प्लांट, साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन agreed principle of criteria which are provided in international code for botanical nomenclature। पौधों के लिए जो साइंटिफिक नेम के बेस हैं, जो नियम हैं, रूल्स हैं, क्राइटेरिया हैं, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया है, ICBN में दिया गया है। पौधों का नाम रखने का जो प्रिंसिपल्स हैं, क्राइटेरिया हैं, वे सारे चीजें इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में दिए गए हैं। यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं, हाउ आर एनिमल नेम, एनिमल्स के नेम कैसे रखे जाते हैं। एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट, जो एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैं, हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, वह भी एनिमल्स के नेम रखने के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को तैयार किया है, बनाया है। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। ये जो साइंटिफिक नेम है, यह एक इंश्योरिटी देता है, एक निश्चित करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही नेम हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। किसी भी जीव का वर्णन विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम से बता सकें। किसी भी जीव का वर्णन, ठीक है, विश्व के इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कहीं पर, टू अराइव द सेम नेम, उसी सेम नाम से जान सकें। दे आल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। और यह भी निश्चित करना है कि जो नेम रखा गया है वह किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का न हो। ठीक है, तो आपने देखा, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, अध्ययन को सरल करने के लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश प्रोसीजर टू असाइन साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। दिस एक्सेप्ट टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो नियम है, इस प्रक्रिया को विश्व के सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। फॉर प्लांट, साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल द एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया है। यू मे आस्क, हैव हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। अब आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया गया है। एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट, जो प्राणी टेक्सोनॉमिस्ट हैं, प्राणी वर्गीविद हैं, उन्होंने हैव इवॉल्व द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, उन्होंने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बनाया है। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। वैज्ञानिक नाम जो है यह गारंटी देता है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट सेम नेम। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें।
They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। ठीक है। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। जो बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वे ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है। जो सार्वजनिक मान्य नियम है उसका पालन करते हैं। वैज्ञानिक जो है वह ज्ञात जीवों का नाम रखने के लिए जो पूरे वर्ल्ड में प्रिंसिपल बनाए गए हैं, ICBN, ICZN, उसको फॉलो करते हैं। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। जीव वैज्ञानिक जो हैं वह ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए जो सार्वजनिक मान्य नियम है उनका पालन करते हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। प्रत्येक नाम के दो भाग होते हैं, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। प्रत्येक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं उनका जेनेरिक नेम अर्थात वंश का नाम, एंड द स्पेसिफिक एपिथेट अर्थात जाति संकेत पद। तो प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, प्रत्येक नाम के दो पार्ट होते हैं। एक होता है उनका जेनेरिक नेम अर्थात वंश नाम, एंड तथा स्पेसिफिक एपिथेट जाति संकेत पद। ठीक है। तो जेनेरिक नेम, वंश नाम और जाति संकेत पद, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। This system of providing a name with two component is called binomial nomenclature. यह जो सिस्टम है वह किसी भी नाम के दो घटक को प्रदर्शित कर रहा है। यह प्रणाली जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं इसे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है, द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। प्रत्येक नेम के दो हिस्से होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन होते हैं? द जेनेरिक नेम, उनके वंश का नाम, एंड स्पेसिफिक एपिथेट, और उसके जाति का नाम। द सिस्टम ऑफ ए प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। इस तरह से किसी का नेम जो है दो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को एक साथ प्रदर्शित करना बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहलाता है, द्विनाम पद्धति कहलाता है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह नाम जो है, यह सिस्टम जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, जिसका यूज जो है पूरे देश के, हर देश के वैज्ञानिक कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने देखा बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। जीव वैज्ञानिक जो हैं वह ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियम का पालन करते हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। प्रत्येक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं, द जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, उनका वंश नाम और जाति संकेत पद। दिस सिस्टम इज प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। यह सिस्टम जो है किसी भी नेम के दो कंपोनेंट को बता रहा है, इसलिए इसको बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था, जिसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। This naming system using two word format was found convenient। ठीक है। यह जो नामकरण प्रणाली है इसमें दो शब्दों वाली जो है वह बहुत सुविधाजनक है। This naming system using a two word, इस नेमिंग सिस्टम में जो दो वर्ड यूज किए गए हैं, दो वर्ड का फॉर्मेट है, was found convenient, वह बहुत सुविधाजनक पाया गया है। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific name better।
आइए अब हम मैंगो का एग्जाम्पल लेके उसके साइंटिफिक नेम को, ठीक है, देने की प्रक्रिया को समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific name better. तो आइए हम एक मैंगो का उदाहरण लेते हैं और वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है उसको मैंजीफेरा इंडिका के रूप में लिखा जाता है। मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका के रूप में लिखते हैं। लेट अस सी हाउ इट इज ए बाइनोमियल नेम। अब यहां देखिए यह बाइनोमियल नेम कैसे है। इन दिस नेम मैंजीफेरा, मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस while indica is a particular species of a specific epithet। इस नेम में मैंजीफेरा इंडिका में जो मैंजीफेरा है वह इसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, इसके वंश को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इंडिका जो है वह इसके जाति को रिप्रेजेंट करता है, इसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यह इंडिका क्या है? यह जो है इंडिका जाति संकेत पद है, स्पेसिफिक एपिथेट है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंगो का वैज्ञानिक नाम जो है मैंजीफेरा इंडिका है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यह बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। इसके नाम में मैंजीफेरा जो है वह इसके जीनस का नाम है, इसके वंश का नाम है, जबकि इंडिका जो है एक विशेष स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है, स्पेसिफिक एपिथेट है। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलो। ठीक है, नाम पद्धति के जो अन्य सार्वजनिक नियम हैं वह निम्नलिखित हैं। नाम पद्धति के कौन कौन नियम हैं उनको आइए देख लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वे प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। एंड रिटन इन इटैलिक्स, और उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। बायोलॉजिकल नेम प्रायः लैटिन में होते हैं और इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड, आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। ठीक है, इनका जो ऑरिजिन है वह चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा से उत्पन्न समझा जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड, आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। तो बायोलॉजिकल नेम जो है प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और इन्हें तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। इनका जो डिराइव्ड है, इनका जो उद्भव है, चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है, डिराइव्ड समझा जाता है। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम का पहला शब्द जो है वह जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वंश नाम को रिप्रेजेंट करता है। while the second component denote the specific epithet, जबकि उसका जो दूसरा शब्द है वह उसके जाति संकेत पद होता है, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो किसी भी बायोलॉजिकल नेम का पहला जो है वर्ड वह जीनस को बताता है, जबकि जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वह स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है। बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, when handwritten
आर सेपरेटली अंडरलाइन। जब हम दोनों नेम को लिखते हैं, हैंड रिटेन हाथ से लिखते हैं, तो उनको अलग अलग लिखा जाता है। आर प्रिंटेड, लेकिन जब हम उसको प्रिंट करते हैं इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन, तो उसको हम थोड़ा सा तिरछा प्रिंट करते हैं, ठीक है, जो उसके लैटिन ऑरिजिन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम जब हम हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं, अथवा जब हम छपाई करते हैं, प्रिंटेड करते हैं, तो तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन जो है उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। जो पहला वर्ड होता है जीनस का, उसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका में जो पहला वर्ड है मैंजीफेरा का, उसको कैपिटल लेटर में, जो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंडिका जो है स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका पहला लेटर स्मॉल लेटर से लिखते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर while the specific epithet start with a small letter। ठीक है, जब स्पेसिफिक एपिथेट को लिखते हैं तो उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जबकि जीनस का जब नेम लिखते हैं, पहला वर्ड लिखते हैं, उसे कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। इसको आप जो है मैंजीफेरा इंडिका को लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जो है इसके जीनस का नेम है, इसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए हैं, और इंडिका जो है इसके स्पीसीज का नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट का नेम है, तो इसको स्मॉल लेटर से लिखा गया है, मैंजीफेरा इंडिका। तो आपने देखा अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलो। जो यूनिवर्सल रूल है, जो हर जगह मान्य है, वे कौन कौन से हैं? पहला आपने देखा कि जैविक नाम जो है, बायोलॉजिकल नाम जो है, वह प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और इनको तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। इनका ओरिजिन चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा से उत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम, बायोलॉजिकल नेम का पहला शब्द जो है जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वंश को रिप्रेजेंट करता है, जबकि दूसरा शब्द जो है वह स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है, जाति संकेत पद को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम जब हाथों से लिखे जाते हैं, ठीक है, हैंड रिटेन हाथों से लिखे जाते हैं, तब दोनों शब्दों को अलग अलग सेपरेटेड अंडरलाइन में लिखा जाता है, या फिर जब प्रिंट करते हैं तो तिरछा लिखना चाहिए, जो इनके इटैलिक्स लैटिन उद्भव को दिखाता है। द फर्स्ट नेम डिनोटिंग, जो पहला अक्षर जो है वह उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वंश को रिप्रेजेंट करता है, स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर, जिसको बड़े अक्षरों से स्टार्ट किया जाता है, वाइल जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, जबकि उसके जाति संकेत पद को छोटे अक्षर से होना चाहिए। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नेम ऑफ द ऑथर। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर ए स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जो स्पेसिफिक एपिथेट है, वंश नाम पद जो है, जाति संकेत जो पद है जो लास्ट में लिखा जाता है, वहां पे आप आथर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है, उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेम द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आप ऑथर का नेम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं। दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटेन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म। बायोलॉजिकल नेम के अंत में आप जो है उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, मैंजीफेरा इंडिका लिन। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिनियस। यह जो है इंडिकेट कर रहा है कि मैंजीफेरा इंडिका को
इस स्पीसीज को सबसे पहले लिनियस ने डिस्कवर किया था। तो साइंटिफिक नेम को भी आप, डिस्कवरर के नेम को भी साइंटिफिक नेम के साथ लिख सकते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन। यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंजीफेरा इंडिका को सबसे पहले लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, जो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, ठीक है, अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म, और इनको संक्षेप में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका लिन, मैंजीफेरा इंडिका लिन, इट इंडिकेट दैट, इसका अर्थ यह है कि द स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस, यह स्पीसीज सबसे पहले लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यद्यपि जो है सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करना असंभव है। इट इज नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन टू मेक दिस पॉसिबल, इसके लिए एक ऐसे डिवाइस बनाने की जरूरत है, एक ऐसी मेथड बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए हमें एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर, दिखने वाले गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, आसानी से दिखने वाले कैरेक्टर के आधार पर उन्हें, ठीक है, कैटेगरी में, ग्रुप में शामिल किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है। तो आपने देखा, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव है, इसलिए एक ऐसे डिवाइस बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन, इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर, दिखने वाले गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग, कैट और इंसेक्ट। हम आसानी से पौधों, प्राणियों, कुत्ता, बिल्ली, कीट को पहचान सकते हैं। वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स, हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह प्लांट्स का ग्रुप है, ये एनिमल्स का ग्रुप है, ये डॉग्स का ग्रुप है, ये कैट्स का ग्रुप है, या इंसेक्ट्स का ग्रुप है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म, ठीक है, इनमें से किसी भी टर्म को अगर आप यूज कर रहे हैं, बी एसोसिएटेड सर्टेन कैरेक्टर विद इन द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप, तो आप जो है कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर यह बता रहे हैं, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के, प्रत्येक ग्रुप के एक कुछ फिक्स लक्षण होते हैं जिसके आधार पर आप उसको पहचान रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट, एनिमल और डॉग, कैट्स, इंसेक्ट। हम पौधों,
प्राणियों और कुत्ता बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म, जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, बी एसोसिएटेड सर्टेन कैरेक्टर विद इन द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप, तो उनका उस वर्ग से संबंध होता है, उनके कुछ लक्षण हमारे दिमाग में आ जाते हैं। ठीक है, उसी समय हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में इन जीवों के कुछ गुण आ जाते हैं, जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। डॉग्स कह रहे हैं तो डॉग्स के कुछ कैरेक्टर्स आपके ब्रेन में आएंगे जो डॉग्स के ग्रुप से संबंध रखते हैं। प्लांट कर रहे हैं तो प्लांट के कुछ कैरेक्टर आपके ब्रेन में आएंगे जो प्लांट से संबंध रखते हैं, एसोसिएट होते हैं। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ए डॉग, आपके दिमाग में कौन सा इमेज बनेगा जब आप डॉग के बारे में सोच रहे हो? तो जब आप कुत्ते के विषय में सोचेंगे तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट। वास्तव में आप जो है स्पष्ट रूप से कुत्ते के ही बारे में सोचेंगे, बिल्ली के बारे में नहीं सोचेंगे। नाउ इफ वी वेयर टू थिंक एल्सेटियंस, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता चलता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, डॉग्स की भी अलग अलग वैरायटी होती है, तो अगर आप एल्सेशियन कह देंगे तो आप डॉग्स के एक वैरायटी के बारे में सोच रहे हैं, और वह कौन सा है? एल्सेशियन के बारे में सोच रहे हैं। सिमिलरली सपोज वी वेयर टू से मैमल्स, अगर जो है मैमल्स के बारे में कहा जाए, यू विल, ठीक है, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल विथ एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। अगर मैमल्स कहा जाएगा तो आप सोचेंगे कि ऐसे एनिमल जिनमें एक्सटर्नल ईयर होते हैं और बॉडी पर हेयर पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल्स को ही मैमल्स कहा जाता है। लाइकवाइज इन प्लांट, इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, इसी तरह से अगर हम पौधों की बात करें, वीट की बात करें, गेहूं की बात करें, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट, तो आपके जो दिमाग में पिक्चर बनेगा वह गेहूं के प्लांट का बनेगा, वीट के प्लांट का बनेगा, नॉट ऑफ राइस ऑफ एनी अदर प्लांट। ठीक है, यह चावल के प्लांट का नहीं बनेगा, राइस के प्लांट का नहीं बनेगा, या फिर दूसरे प्लांट का नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि द मोमेंट वी यूज एनी थ्री टर्म, दिस टर्म बी एसोसिएटेड सर्टन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। ठीक है, जिस मोमेंट में हम किसी के नाम का यूज करते हैं, तुरंत आपके ब्रेन में उनके कैरेक्टर्स आने लगते हैं। ठीक है, व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक डॉग, ठीक है, जब आप कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या इमेज बनता है? ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से ईच वन ऑफ अस वी सी डॉग्स, आप कुत्ते को ही देखेंगे एंड नॉट कैट्स, बिल्ली को नहीं देखेंगे। यदि आप एल्सेशियन के विषय में सोचेंगे तो हमें पता लगता है कि हम किस विषय में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार अगर हम मैमल्स कहें तो आप ऐसे जंतु के बारे में सोचेंगे जिसमें एक्सटर्नल ईयर हो, बाह्य कान हो और बॉडी हेयर हो, शरीर पे बाल हो। लाइकवाइज इसी प्रकार से पौधों में यदि हम वीट की चर्चा करें, गेहूं के बारे में चर्चा करें, तो हमारे ब्रेन में, ठीक है, वीट का प्लांट, गेहूं का पौधा आ जाएगा। ठीक है, न कि चावल का या फिर दूसरे प्लांट का। हेंस इस प्रकार ऑल दीज, ये सभी डॉग्स, कैट, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स, इटीसी आर कन्वीनिएंट कैटेगरी वी यूज द स्टडी ऑर्गेनिज्म, ये सभी एक कैटेगरी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह एक ग्रुप को प्रदर्शित करते हैं। ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं। ये सभी क्या हैं? सुविधाजनक वर्ग हैं, ग्रुप हैं, जिनका हम पढ़ने में उपयोग करते हैं। द साइंटिफिक टर्म ऑफ दिस कैटेगरी इज टेक्सा, वैज्ञानिक रूप से इनको
टैक्सा कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है डॉग्स एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैट एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैज्ञानिक रूप से इसे हम टैक्सा कहते हैं, इस कैटेगरी को टैक्सा कहा जाता है। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल, प्लांट्स आल्सो फॉर्म ए टैक्सा। तो यहां पे आपने देखा कि टैक्सा जो है कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, प्लांट्स एक टैक्सा है। ठीक है, प्लांट भी क्या है, टैक्सा है। व्हीट इज आल्सो ए टैक्सा, व्हीट भी एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग आर ऑल टैक्सा। एनिमल, मैमल, डॉग ये सभी क्या है, टैक्सा हैं, एक ग्रुप हैं, कैटेगरी हैं। बट यू नो दैट डॉग इज ए मैमल, लेकिन आप जानते हैं डॉग क्या है, एक मैमल्स है। ठीक है, डॉग क्या है, मैमल्स हैं। सिमिलरली एनिमल, मैमल्स, डॉग आर ऑल द टैक्सा। ठीक है, इसी तरह से एनिमल्स हुए, मैमल्स हुए, ये सब टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट यू नो दैट अ डॉग इज मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल, लेकिन आप जानते हैं डॉग क्या है, मैमल्स हैं, और मैमल्स जो है एनिमल होते हैं। देयरफॉर एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। इस तरह से एनिमल जो हैं वह मैमल और डॉग को अलग अलग टैक्सा पे रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। इन वर्गों को वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से टैक्सा कहते हैं। यहां आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा जो है विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। टैक्सा जो है विभिन्न लेवल पे सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता भी, ये सभी टैक्सा हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है। तो कुत्ता क्या है, डॉग्स क्या है, एक देयरफॉर एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, जंतु स्तनधारी है, कुत्ता भी टैक्सा है, लेकिन आप जानते हैं कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, इसलिए प्राणी, एनिमल, स्तनधारी, मैमल और डॉग विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताते हैं। Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa. इस तरह से गुणों के आधार पर सभी जीवों को अलग अलग टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa. इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न अलग अलग टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। This process of classification is taxonomy. ठीक है, यह जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन की, इसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, गुणों के आधार पर सभी जीवों को एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट। ठीक है, गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण कौन कौन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, along with स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, process and ecological information of organism are essential and form the basis modern taxonomic study. ठीक है, गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण कौन कौन है, क्वालिटी कौन कौन होते हैं, जैसे टाइप्स, प्रकार, स्ट्रक्चर, रचना, सेल्स स्ट्रक्चर, कोशिका की रचना, एवोल्यूशन प्रोसेस, विकासी प्रक्रम, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, पारिस्थितिक सूचना, ये सब आवश्यक हैं। ये
आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। ये सब मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी के बेस होते हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक ऑफ टेक्सोनॉमी। इसलिए जो कैरेक्टराइजेशन है, विशेषीकरण है, आइडेंटिफिकेशन है, पहचान जो है, क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण है, नॉमेनक्लेचर जो है, नाम पद्धति है, यह सभी ठीक है टेक्सोनॉमी का प्रक्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, या टेक्सोनॉमी के बेस होते हैं। ठीक है, पहचान, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, ये जो है यह प्रोसेस के प्रक्रम हैं जो टेक्सोनॉमी के आधार हैं। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी जो है कोई नई चीज नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन interested to knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use। मानव जो है विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिक से अधिक जानने का प्रयत्न करता है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उसके लिए अधिक उपयोगी है। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। प्रारंभ के समय में, आदि मानव के समय में, वह अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़े, आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। हेंस द अर्लियर क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूज एंड वेरियस ऑर्गेनिज्म। इसलिए जो पहले के क्लासिफिकेशन हैं वे उपयोग के आधार पर हैं। विभिन्न जीवों का वर्गीकरण का आधार उपयोग के आधार पर है, उनके यूज के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। Human being were science long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities, but also the relationship among them। काफी समय से मानव जो है अलग अलग प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी डाइवर्सिटी सहित उनके संबंध में जानने की रुचि लेता है। ह्यूमन बीइंग जो है लंबे समय तक ठीक है, केवल उसके पास यह इंटरेस्ट नहीं है कि वह अलग अलग जीवों के बारे में जाने, उनके विविधता के बारे में जाने, यहाँ तक कि वह उनके आपस में संबंध के भी बारे में जानने की कोशिश करता है। दिस ब्रांच इज स्टडी वेयर रिफर टू एज सिस्टमेटिक्स। ठीक है, अध्ययन का यह जो शाखा है, ब्रांच जो है, इसे सिस्टमेटिक्स कहा जाता है, वर्गीकरण पद्धति कहा जाता है। अध्ययन की जो यह शाखा है जिसमें स्टडी किया जाता है आपस में कनेक्शंस के, अलग अलग जीवों के रिलेशनशिप को, उसे सिस्टमेटिक्स कहते हैं, वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा। जो वर्ड सिस्टमेटिक्स है यह लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, सिस्टेमा जिसे कहते हैं, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका अर्थ होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक सही तरीके से ठीक है अरेंज करना, अरेंजमेंट करना। Linnaeus used Systema Nature as the title of his publication। Linnaeus ने अपने पब्लिकेशन का नाम Systema Nature रखा था। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। ठीक है, यह जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण में पहचान, नाम पद्धति, वर्गीकरण को शामिल करके इस क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। The scope of systematics was later enlarged। आगे जो है सिस्टमेटिक्स को बड़ा कर दिया गया है, उसमें आइडेंटिफिकेशन को, नॉमेनक्लेचर को और क्लासिफिकेशन को भी शामिल कर दिया गया है। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक्स जो है वह ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, विकासी संबंध को भी ध्यान में रखा जाता है। सिस्टमेटिक्स में, वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासी संबंध को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा ह्यूमन बीइंग वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। मानव जो है काफी समय से विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने, उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता है। अध्ययन के इस शाखा को सिस्टमेटिक्स कहते हैं, वर्गीकरण पद्धति कहते हैं।
सिस्टमेटिक शब्द जो है एक लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना है। सिस्टेमा नेचर, द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन बाय लिनियस। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का नाम सिस्टेमा नेचर रखा है। ठीक है। वर्गीकरण पद्धति जो है, सिस्टमेटिक्स जो है, वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति, वर्गीकरण को भी शामिल कर लिया गया है और उसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में, सिस्टमेटिक्स में जीवों के विकासी संबंध का भी ध्यान रखा जाता है। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक्स में जीवों के विकासी संबंध का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका चैप्टर 1 की दूसरी हेडिंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।